गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा नवम की क्षितिज पुस्तक का पाठ 1। कल मैंने आपको प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में बताया था। आज हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता है या कुछ सहन कर लेता है तो आज की दुनिया उसे मूर्ख के समझती हैं। तो कहते हैं कि अगर हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं या वो बैल भी हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद उन्हें सभ्य कहते हैं कि नहीं, अब ये सही है, सही जवाब दे रहे हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। जापान वाले ऐसा ही करते हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, इसलिए उनकी एक ही विजय ने सारी उनकी जातियों को सभ्य बना दिया है। गण्य यानी गिनने के योग्य। अब जब भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखते हैं तो सबसे पहले जापान का ही नाम लिया जाता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ यहाँ पे बैल को कहा गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। कहने का तात्पर्य ये है कि बैलों को अगर क्रोध भी आता है तो वो दर्शा देते हैं, और अगर एक दूसरे से स्नेह आता है तो वो चाट के और अपना स्नेह प्रकट कर लेते हैं। तो बैल गधे से कम दर्जे के बेवकूफ़ मूर्ख समझे जाते हैं। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। जूरी काछी एक किसान का नाम है। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई पशुओं की एक नस्ल है। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा यानी बोले बिना ही वो प्रकट कर देते थे। एक दूसरे की बातें वो समझ लेते थे। एक दूसरे के मन की बातें कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी मनुष्य को भी नहीं पता, इन लेखक को भी नहीं पता कि वो पशु एक दूसरे से कैसे अपनी बातें विचार विनिमय करते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। कभी कभी वो सींग मिलाते थे, वो अलग होने के नाते से नहीं, बल्कि वो यूं ही कोई मस्ती करते थे, केवल विनोद के भाव से। अर्थात वो खेल खेल के माध्यम से सींगों से सींग मिलाते थे। विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है तो धोल धप्पा होने लगता है। जो दोस्त ज़्यादा घनिष्ठ मित्र होते हैं तो उनमें थोड़ी धोल धप्पा धक्का मुक्की चलती रहती हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती हैं, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, अर्थात उन्हें बांध दिया जाता था हल के साथ, और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। इन दोनों बैलों में इतना स्नेह था कि वो दोनों में से ये चाहते थे, हीरा चाहता था कि ज़्यादा बोझ मेरे सिर पे हो, मेरे कंधों पे हो, और मोती चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। नांद जिसमें भूसा और खली डाला जाता है, जिसे वो खाते हैं। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई कहते हैं जोड़ी, अर्थात बैलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक
अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया। झूरी का जो साला था, पत्नी का साला कहते हैं पत्नी के भाई को, तो झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना यानी कठिन परिश्रम करना, यानी उसे बहुत परिश्रम करना पड़ा उन दोनों बैलों की जोड़ी को घर ले जाने में। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। पगहिया बैलों को बांधने की रस्सी को कहते हैं। तो जब वो रस्सी को आगे से खींचता था तो वो दोनों पीछे की ओर जोर लगाकर भागते थे। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। बैल कह रहे थे कि जो झूरी काछी था किसान, उसके बारे में कह रहे हैं कि तुमने हमें क्यों निकाला, क्यों अपने साले के हाथ में दे दिया। अगर कम मेहनत लगती थी तो हम और मेहनत कर लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? वो दोनों मूक भाषा में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, अर्थात पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियाँ यानी अपनी आँखों के इशारों से एक दूसरे को देखा, आँखों के किनारों से देखा। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले। पगहे यानी रस्सी जो उनकी बंधी हुई थी, वो सोता पड़ गया यानी सब गांव में सब सो गए थे, तो उन्होंने जोर लगाकर अपनी रस्सी तोड़ डाली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दुनी शक्ति आ गई थी, अर्थात दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे, अर्थात जहाँ वो चारा चरते थे वहाँ वो खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव एक फुंदेदार रस्सी होती है जिसे बैलों को बांधा जाता है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। उन दोनों की आंखों में ऐसा प्रेम झलक रहा था कि इसने हमें क्यों वहाँ पे भेजा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, प्रेमालिंगन कर लिया। आलिंगन यानी उन्हें गले लगाना प्रेम से, और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु चोरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। चोकर भी गेहूं से जब आटा बनाते हैं तो उसमें बीच में जो चोकर गेहूं से जो आटा बनाते हैं उससे जो बचता है वो होती हैं, तो और भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद यानी विरोध। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया,
चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए। आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है। वो बोला, मालकिन मुझे मार दी जाएगी। सुनकर चुरा कर डाल दो। न दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की भी। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है। मालकिन मुझे मार डालेगी, चुरा कर डाल दो। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा मोती दो बैल थे, जिसमें हीरा थोड़ा सहनशील था, मोती थोड़ा तेज़ था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भासा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। नांद जिसमें वो डालते हैं भूसी, वो। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती ने कहा, अगर वो मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। तो हीरा उसे कहता है कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी।
सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अर्थात अपनापन हो गया। ये है वो लड़की। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुँह भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती हैं, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। ये हीरा मोती को समझा रहा है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ा कर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। दोनों हीरा मोती दोनों रस्सी को चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। उस लड़की ने उन दोनों बैलों को खोल दिया। चुपके से भाग जाओ, लड़की कह रही है, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव जो मैंने आपको बताया था, फुंदेदार रस्सी। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। वो लड़की फूफा वाले यानी झूरी काछी जो थे उन्हें कह रही है कि फूफा वाले बैल भागे चले जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ही न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। हीरा मोती भागते भागते पता नहीं उन्हें कौन से मार्ग में वो चले गए थे, किस रास्ते में वो चले गए थे। उन्हें नया नया रास्ता लग रहा था, नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार पिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, अर्थात मटर की फसल हुई थी। चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दोनों धक्का मुक्की करने लगे, सींगों को लड़ाने लगे थे मस्ती से, लेकिन ऐसे में वो हीरा जैसे खाई में गिरने लगा तब उसे भी क्रोध आ गया और दोनों बैल लड़ने लगे। तो मोती को लगा कि ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा, तो मोती चुपचाप से किनारे हट गया। अब तीसरा परिदृश्य जो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।